नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आपका। मैं हूं शिरीष मिश्रा। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। रोजाना बढ़ते मरीज, इससे बचाव के लिए केंद्र सरकार ने 10 जनवरी से देश भर में प्रिकॉशन डोज लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसके लिए जारी केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में टीचर्स, वकील और पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल नहीं किया गया है, जिसे लेकर विरोध और बहस का नया मोर्चा खुल गया है। इस अहम विषय से जुड़े हर पहलू और प्रभाव पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसके लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं और इसी गाइडलाइन पर विरोध के स्वर भी सुनाई पड़ रहे हैं। दरअसल केंद्र ने जो शेड्यूल जारी किया उसमें जिक्र है कि प्रिकॉशन डोज अभी केवल हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र वाले गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों को ही लगेगा। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची में शामिल शिक्षक, वकीलों और पत्रकारों को इस बार इससे बाहर रखा गया है। गाइडलाइन के इसी बिंदु का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक संघ का कहना है कि केंद्र सरकार को इस बात को समझना होगा कि शिक्षक हाई रिस्क में काम करते हैं, हर दिन हजारों छात्रों के संपर्क में आते हैं। जैसे शिक्षकों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स माना जाना चाहिए और उन्हें भी बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भी पूरे समय बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं। कोविन पोर्टल पर वकीलों को फ्रंटलाइन वर्कर न माने जाने पर बार काउंसिल ने भी विरोध की शुरुआत कर दी है। प्रिकॉशनरी डोज के लिए वकील अब प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने की तैयारी में है। सभी पत्रकारों को, वकीलों को और टीचरों को सुविधा प्रदान की जाए, जिससे कि आगे न्यायालयीन कार्रवाइयाँ भी हम सुचारू रूप से संचालित कर सके। केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि हमको भी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में रखा जाए, हमको भी कोरोना डोज का कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज हमको प्रदान की जाए। शिक्षक, वकील और पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल नहीं करने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्मा गई। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार जिन्हें भी प्रिकॉशन डोज के लिए फ्रंटलाइन वर्कर मानती है, उन्हें अपने खर्च पर टीके लगवा सकती है। केंद्र ने अपनी रिसर्च के आधार पर गाइडलाइन बनाई है, जबकि प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि टीचर, पत्रकार और वकीलों को फ्रंटलाइन वर्कर न मानना केंद्र सरकार की एक बड़ी भूल है। अगर राज्य सरकार कोई विशेष लोगों को फ्रंट वर्कर मानना चाहती है तो उनके लिए राज्य सरकार अपने पैसे से वैक्सीनेशन की व्यवस्था करे। इन सब लोगों को उसमें जोड़ना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं एक ऐप में इन लोगों को अलग कर दिया है। हम भी मांग करेंगे, राज्य सरकार भी इसमें मांग करेगी कि उनको फ्रंटलाइन से जोड़ना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश में भी बूस्टर डोज को लेकर पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय है। दोनों पक्षों का मानना है कि जरूरत और प्राथमिकता के हिसाब से सभी को वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगना चाहिए। सभी से आग्रह है, कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ में उस प्रिकॉशन डोज जो एक सीमा और आयु सीमा उसमें बताई गई है उसके हिसाब से ले। नहीं, देखिए, ये तो मध्य प्रदेश सरकार जो गाइडलाइन केंद्र से बनी हुई है उसके अनुसार ही जो लोग हैं उनके लिए उस तरीके से उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हम तो शुरू से कह रहे थे कि बूस्टर डोज अलाउ करना चाहिए। बूस्टर डोज भी उन्होंने देने में विलम्ब किया। हर कदम कोविड के मामले में इन्होंने विलम्ब किया है शुरू से। कुल मिलाकर प्रिकॉशन डोज के लिए तय किए गए प्राथमिकता क्रम में अपने आप को नापाकर देश के टीचर, वकील और पत्रकार सभी केंद्र से खफा हैं और खुद को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस इस मांग का समर्थन कर रही है तो भाजपा इस मुद्दे पर फिलहाल नपा तुला बोलकर सभी के टीकाकरण को आवश्यक बता रही है। अहम बात ये, क्या प्रिकॉशन डोज के लिए जारी गाइडलाइन में वाकई सुधार की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक बड़ी बहस शुरू हो गई है केंद्र की नई गाइडलाइन को लेकर कि शिक्षक, पत्रकार, वकील, इनको फ्रंटलाइन नहीं मान रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने जब से कोरोना शुरू हुआ है तो उसकी गाइडलाइन को लेकर जो उनके समय समय पर दिशा निर्देश आते रहे हैं, उसके कारण हमेशा एक संशय की स्थिति बनती रही है। कभी राज्य सरकार के भरोसे डाल दी कोई चीज़, कभी किसी और के भरोसे डाल दिया, और हमेशा उसमें एक विरोधाभास दिखने में आया है मोटे तौर पर। अब नई समस्या आ गई है
चूँकि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वकील कोर्ट में जा रहे हैं और पत्रकार तो फील्ड में है ही, चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे, उनको तो रिपोर्टिंग करनी है तो उनको जाना पड़ता है। सारे मामलों पर चर्चा के लिए चूँकि हमारा चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का प्रमुख चैनल है, तो हमने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भाजपा कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधियों को बिठाया जाए, साथ में जो तीनों फील्ड हैं, जो वकालत का पेशा है से जुड़े लोग हैं, जो शिक्षकीय पेशे से जुड़े लोग हैं और साथ में जो पत्रकार हैं। तो पत्रकार के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज हैं और उनके साथ हमारे साथ शिक्षक शालेय संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी हैं, जबलपुर से शैलेंद्र वर्मा जी हैं जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश अधिवक्ता राज्य अधिवक्ता परिषद के। इसके अलावा हमारे पास कृष्णमूर्ति बांदी हमारे साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे छत्तीसगढ़ से, और डॉक्टर विनय जायसवाल हैं जो मनेंद्रगढ़ से विधायक हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अब्बास हफीज़ जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं भोपाल से। उमेश शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं इंदौर से। ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम सभी से बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम, चूँकि पत्रकार हमारे साथ हैं राजेश राज और उनके साथ अभी हमारे साथ राजेश राज नहीं जुड़ पाए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शैलेंद्र वर्मा जी से। वर्मा जी, जिस तरह से ये नई गाइडलाइन आई है जिसके चलते पहले तो माना गया कि आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं और अब किस कारण से केंद्र सरकार ने बोला है कि आप लोग फ्रंटलाइन वर्कर नहीं हैं, इसकी क्या प्रतिक्रिया आप लोगों के बीच में, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? चूँकि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप जबलपुर से हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से वकीलों की संस्था है और सबका प्रतिनिधित्व करती है, तो आप अपनी बात किस तरह से पहुँचाना चाहते हैं और आपको क्या लगता है केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ के नेता कहते हैं राज्य सरकार को अपने बूते पे कर लेना चाहिए, लेकिन वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कम से कम उसको तो केंद्र सरकार से बात करना चाहिए। जी देखिए, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ केंद्र सरकार से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे इंडिया में हमारे वकीलों ने जो काम किया है, स्वयं पैसा इकट्ठा करके सबकी हेल्प की है और जिस तरीके से उन्होंने दोनों लहरों में पैसे से सहायता की थी, अनाज से सहायता की थी, ऐसा कोई फ्रंटलाइन वर्कर ही कर सकता है, कोई अपनी जान जोखिम में रख के ही कर सकता है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, डॉक्टर और नर्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हॉस्पिटल में ले जाने के लिए मैक्सिमम वकील, पत्रकार, इन्होंने जो सजगता से भूमिका निभाई है दोनों में, वो उनके साधुवाद के पात्र हैं। और हमको अपने कर्म के लिए किसी सरकार से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुरा लगता है जब हम पूरी तरह से काम करें और उसको कोई अप्रिशिएट ना करे। हमको कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, पर फ्रंटलाइन वर्कर से ज़्यादा हैं हम, उससे कम नहीं है, किसी भी हालत में कम नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे पत्रकार हो चाहे वकील हो, पूरे टाइम रोड पे थे, पूरे टाइम हाई कोर्ट बार में थे, पूरे टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार में थे, पूरे टाइम तहसील बार में थे। ये ऑल ओवर इंडिया की स्थिति है, केवल मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं है। उसके बाद भी आप देखें, सरकार ने ना तो वकील के लिए कोई सहायता करी, ना पत्रकार के लिए कोई सहायता करी, और रही सही फ्रंट लाइन वर्कर की थी तो वो भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी करके ख़त्म कर दी। अब ये गाइडलाइन किन परिस्थितियों में जारी हुई है ये तो हम बात कर रहे हैं और हम इसका पता लगाएंगे कि किस परिस्थितियों में जारी हुई है। और वैसे भी देखिए, हमको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं सरकार से कि हमने क्या किया, ये हमारा कर्म था, हमारा किसी भी हालत में हमको ये करना ही था। वर्मा जी, और आगे भी करेंगे हम, थर्ड वेव में भी यही करेंगे। जी वर्मा जी, आपका कर्म था, ये तो बात सही है, लेकिन जो टीके लगाने की एलिजिबिलिटी है, कम से कम केंद्र सरकार उसका दिशा निर्देश तो जारी कर देती। हाँ, तो केंद्र सरकार को करना चाहिए। किन कारणों से केंद्र सरकार ने नहीं किया, किसके कहने पे नहीं किया, ये आश्चर्य का विषय है। और केंद्र सरकार का निर्णय मंत्री परिषद लेती है, कैबिनेट लेती, कैबिनेट में एक से एक क्वालिफाइड लोग हैं, वो ये कैसे भूल सकते हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है। उसमें कई क्वालिफाइड, मतलब सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट है मंत्रिमंडल में, उसके बाद भी ये इतनी बड़ी गलती कैसे केंद्र सरकार से हो रही है, ये आश्चर्य का विषय है। चलिए, वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये किसकी चूक है, या
क्यों आप लोगों को इग्नोर किया गया? मैं बताना चाहूँगा कि जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ है, प्रदेश के लगभग 2.25 लाख शिक्षक जो हैं उनकी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में लगाई जा रही है, वैक्सीनेशन सेंटर में लगाई जा रही है, कंट्रोल रूम में लगाई जा रही है, यहाँ तक कि टोल नाकों में भी उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। और बखूबी प्रदेश के शिक्षक जो हैं इस कार्य को उन्होंने किया है और इसमें लगभग हमारे जो प्रदेश के शिक्षक लगभग 700 से 800 संक्रमित भी हुए हैं और लगभग इतनी जान भी गई है। तो हाई रिस्क में रहकर प्रदेश के शिक्षकों ने अपनी भूमिका को निभाया और इस तरीके से जो अभी खबर आई है 10 जनवरी से केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज जो है वह उस मतलब कहना चाहिए कि फ्रंट लाइन वर्कर्स से शिक्षकों को, पत्रकारों और वकीलों को हटा दिया है। तो मुझे तो निश्चित रूप से मान के चलिए, मैं तो केंद्र सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि जो प्रदेश के शिक्षक हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्क में इस काम को किए हैं। आगे भी अभी भी हमारी जो स्कूलों में हम बच्चों के बीच में हैं, साथ ही साथ में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं और हम जो शिक्षकों के जो मतलब बच्चों के बीच में जाते हैं, इससे कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा खतरा है और पेरेंट्स के माध्यम से गाँव में भी ये फैलने की, शहरों में फैलने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से इस विषय पर पुनर्विचार की अपील करूंगा और ये भी चाहूंगा शिक्षकों के साथ साथ जो पत्रकार बंधु हैं और वकील हैं, इनको भी जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा देते हुए बूस्टर डोज लगाया जाए, ताकि जोखिम से हम दूर रहें और हम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे भावना से इस काम को अंजाम दे सके और अपने कार्य को अच्छे से कर सके। वीरेंद्र दुबे जी, इस प्रदेश में 11 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, 9 लोकसभा में हैं, 2 राज्यसभा में हैं और डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रेणुका सिंह केंद्र में मंत्री हैं। क्या इन लोगों के पास जाके आपका कोई प्रतिनिधिमंडल या कोई प्रेजेंटेशन देंगे कि केंद्र सरकार को ये पत्र लिखें या केंद्र सरकार से बात करें या उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, ऐसा कोई प्रयास करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से सर, चूंकि यह 2.25 लाख शिक्षकों को नजरअंदाज करने का विषय है, पत्रकारों को नजरअंदाज किया गया है और वकीलों को नजरअंदाज किया गया, तो चूंकि हम यूनियन से, शिक्षक यूनियन से जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष होने के नाते हम माननीय रमन सिंह जी से भी मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और एक हम ज्ञापन अभियान जो है नरेंद्र मोदी के लिए भी पूरे प्रदेश भर से चलाएंगे कि भाई फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा जो है उसे शिक्षकों को बाहर किया गया। इससे प्रदेश से शिक्षा काफी आक्रोशित है। इस निर्णय का हम विरोध करते हैं और इस पर पुनर्विचार किया जाए और पुनः शिक्षकों को इसमें शामिल किया जाए, साथ ही पत्रकारों और वकीलों को भी शामिल किया जाए। तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के जितने भी सांसद महोदय हैं, हमारे 9 सांसद, साथ ही साथ पूर्व जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, उनसे मिलकर हम पुनः मांग करेंगे कि हमको इसमें शामिल किया जाए। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर विनय जायसवाल हैं, जो डॉक्टर भी हैं, मनेंद्रगढ़ से विधायक भी हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आप इस कदम को कैसा देखते हैं और केंद्र सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? क्या राज्य सरकार कोई पत्र लिखने जा रही है, राज्य सरकार कोई अनुरोध करने जा रही है केंद्र सरकार से? श्री जी, निश्चित रूप से ये जो आज का जो डिबेट है, खास करके फ्रंट लाइन वर्कर्स को लेके, जो कोरोना में जो शिक्षक साथी हो या पत्रकार साथी हो या वकील हो, यहाँ तक कि जो पुलिस के जो लोग, ये 4 एक ऐसी कैटेगरी है श्री सी, जो निश्चित रूप से पूरे के पूरे कोरोना के एक्सपोजर जो है और कोरोना का जो गाइडलाइन का जो ट्रीटमेंट का जो पार्ट है या उसके बचाव के जितने भी गाइडलाइन अभी तक पूरे कोरोना काल में बने हैं, उसमें इनकी एक अहम भूमिका रहती है। अभी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान में आपके इस डिबेट में देख रहा था और सुन रहा था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए फ्री है, वो अपना पैसा लगा ले। बृजमोहन अग्रवाल जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही तजुर्बेकार पार्लियामेंटेरियन है। ये उनका संसदीय ज्ञान है, 7-8 बार के वो विधायक है, कई बार के वो मंत्री हैं। उनसे इतने छोटे बात की कल्पना मैंने नहीं की थी। अपना पैसा क्या होता है श्री जी? ये तो लोक धन है, वो राज्य सरकार का पैसा हो या केंद्र सरकार का, वो अपना और उतना का पैसा नहीं होता, वो लोक धन होता है और लोक धन का
बहुत अच्छे से उसका उपयोग होना चाहिए। और दूसरी बात यह है सुरेश जी कि जो कोरोना है वो कोई छत्तीसगढ़ की तो आपदा है नहीं या कोई जिले की तो आपदा है नहीं, ये एक राष्ट्रीय आपदा है। और राष्ट्रीय आपदा का जो गाइडलाइन है वो जो केंद्र की सरकार है वो तय करती है, और केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन तय होते हैं उसके हिसाब से जो राज्य सरकारें हैं वो काम करती हैं। मैं बहुत ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने शुरू में क्या किया, इसके बाद राज्य सरकारों ने क्या किया, क्योंकि आज उसका विषय नहीं है। शैलेंद्र वर्मा जी जो वकील पूरे उनके जो अध्यक्ष हैं, उनकी बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ शैलेश जी कि ये कोई सरकार इतनी अवैज्ञानिक कैसे हो सकती है। एक सरकार के पास तमाम तरह के लोग होते हैं, तमाम तरह के विशेषज्ञ होते हैं, तमाम तरह के शोधकर्ता होते हैं। अगर मान लीजिए कि आप उनको फ्रंट लाइन उस गाइडलाइन में नहीं माना है, तो कम से कम गाइडलाइन में ये तो आना ही चाहिए था कि आज जो प्राइवेट सेक्टर्स को भी जो अनुमति मिली है तो बूस्टर डोज के लिए एक गाइडलाइन आप तय कर देते, तो कम से कम हमारे जो शिक्षक साथी हैं या जो पत्रकार साथी हैं या जो हमारे वकील जो हैं या पुलिस के जो लोग हैं वो बूस्टर डोज लगा लेते। आपने तो ये उहापोह की स्थिति कर दी है, और अभी केवल फ्रंट लाइन वॉरियर्स को आपने माना है, स्वास्थ्य कर्मियों को जो फ्रंट लाइन वॉरियर माना है, केवल उनको ही आपने बूस्टर डोज के लिए आपने उनको अनुमति दी है। मतलब इतना ज्यादा अवैज्ञानिक सोच आपकी कैसे हो सकती है। जैसा कि सभी ने बताया, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वकीलों ने क्या किया, टीचर्स ने क्या किया, पत्रकार ने क्या किया। टीचर्स की तो मैं बात कर रहा हूँ शिरीष जी, जब पूरा जो दूसरा कोरोना का काल था या जो पहला कोरोना काल था, लॉकडाउन का जब समय था, तो ऐसा कोई जगह नहीं था स्क्रीनिंग से लेके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से लेके ट्रीटमेंट में वैक्सीनेशन का पार्ट हो, ऐसा कोई जगह नहीं था जहां इनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। वकील साहब लोग की अगर बात करें तो सारे जो इनके जो संस्था है, वकीलों की जो संस्था है, वो लगातार आगे आके काम की है पूरे। और पत्रकार साथी तो पूरे रिपोर्टिंग के साथ साथ जितने भी, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो तमाम जो ये हमारे साथी हैं, ये लगातार कहीं जो फ्रंट लाइन वॉरियर को माना गया, फ्रंट लाइन वर्कर जिनको माना गया है, उससे कम काम नहीं किए हैं। तो इस तरह की सोच में हंसी भी नहीं आती है। और चलिए एक बार मैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी के पास जाना चाहूंगा। प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, वर्तमान में मस्तूरी से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उसने ये जो निर्णय लिया है और जो नया दिशा निर्देश आया है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? शिरीष भाई, जिस तरीके से आप लोग इसको परिभाषा करके समाज के बीच में ला रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है, बिना जाने बिना समझे। और मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर विनय जायसवाल भी हैं, जो आज बूस्टर डोज के लिए जो गाइडलाइन तैयार है, उसके पहले पॉइंट में यह उल्लेख है कि 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर फ्रंट 60 साल से अधिक व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगाया जाना है 9 महीने के बाद। इस ढंग से उसको परिभाषित कर, टाइम लिमिट में 9 महीने के बाद। यदि कोई फ्रंट लाइन वर्कर अगर 7 महीना पहले सेकंड डोज लगाया है तो बूस्टर डोज उसको 2 महीने के बाद लगेगा, 9 महीने में हो जाएगा। तो यदि किसी ने 6 महीने लगा लिया है तो उसको बूस्टर डोज बाद में लगेगा, टाइम पीरियड है। और इसको राजनीति परिभाषित करके भाजपा कांग्रेस करके, ये यहाँ की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब जब मौका पाती है तब तब उसको अपने ढंग से परिभाषित करके प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। एक तो खुद सामर्थ्य नहीं है यहाँ के मैनेजमेंट व्यवस्था बनाने का, कभी उस पर चर्चा होगी। लेकिन आज फ्रंट लाइन वर्करों की बात बता रहा हूं, 9 महीना एक डेडलाइन है। जिसका भी 9 महीना हो गया, वो हर 60 साल के व्यक्ति को फ्रंट लाइन हो गया, हेल्थ वर्कर है, सभी को लगेगा। अरे कहीं ऐसा नहीं है कि फ्रंट लाइन वर्कर है उसको हम उसको उद्वेलित करने के लिए कि वकील लोग जो न कार्य, उन लोग को तो सहयोग सराहनीय रहा है, पत्रकारों का सहयोग सराहनीय रहा है, समाज के वर्करों ने सराहनीय रहा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना। हाँ, समाज सब लोगों का योगदान को सराहनीय रहा है, सब लोगों ने बेहतर काम किया। पहले जब कोरोना काल आया तो हमने प्राथमिकता, केंद्र सरकार ने प्राथमिकता तय करके सबको लगाया है, तब लगाया।
सेकेंड डोज में भी लगाया। अब तो जिन लोगों ने सेकेंड डोज का टाइम पीरियड किसी का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा खसका हुआ है, हर एक को बूस्टर डोज 9 महीने के बाद ही लगेगा। और उसमें सभी पात्र हैं, फ्रंट लाइन वर्कर भी है, जो हेल्थ वर्कर भी है, हमारे वकील साहब हैं, शिक्षक लोग हैं, सभी को लगना है और सभी के लिए केंद्र में लगेगा। इस ढंग से है शिरीष भाई, उसको परिभाषित गलत ढंग से करके समाज में राजनीतिक तौर पर प्रस्तुत करना ये कांग्रेस की नियति बन गई है। हमेशा केंद्र सरकार को जब जब भी कोई टीकाकरण आता है तो केंद्र सरकार को देखते रहिए, उसको परिभाषा को भी समझ रही है। बांधी जी आपको याद है जब सेकंड डोज की पहले बात आई थी तो पहले केंद्र सरकार की गाइडलाइन कुछ दिनों की थी कि 36 दिन बाद लगवाएंगे, उसके बाद फिर उसकी जो गाइडलाइन थी वो बढ़ के फिर हो गई 48 दिन, फिर उसके बाद और बढ़ा दिया कि जब आपके पास डोज नहीं था तो आपने उसके हिसाब से अपनी गाइडलाइन चेंज की। आज आप बोल रहे हैं कि वो 9 महीने वाली बात है, वो भी इसलिए आपकी सरकार बोल रही है क्योंकि उसके पास डोज की कमी है। इस बात को स्वीकार कीजिए। जो आज वैज्ञानिकों का जो भी वैज्ञानिक जो बात है, जो डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, जो भी गाइडलाइन को देते हैं उसका पालन होता है शिरीष भाई। इसमें आप हम पालन करने वाले लोग हैं, हम सब लोग पालन करने वाले। ये मतभेद वाला नहीं है कि यार इनको जितने फ्रंट लाइन को टीका से बाहर कर दे। आज भी अगर 1 जनवरी से अगर किसी का 9 महीना हो गया, कंप्लीट हो गया, वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारा इस देश का व्यक्ति कोई भी लगाने की पात्रता रखता है। 60 ईयर ऊपर हो गया और 9 मंथ हो गया, वो हर कोई को लगेगा। और उसको मतभेदों का रख करके क्या रूप देना चाहते हैं? केंद्र सरकार को हमेशा आरोप लगाना चाहते हैं। पूछूंगा आपसे कृष्णमूर्ति जी, मैं एक बात पूछूंगा आपसे, आपके नाम के सामने डॉक्टर लगा है, क्या आप जानते हैं कि जो वैक्सीन जो है कितने महीने असर रखती है? जो आप 9 महीने की बात कह रहे हैं, ये जानते हैं कि वैक्सीन कितने महीने असर रखती है? और ये इसमें भाजपा अब सुन लीजिएगा, इस पर सुन लीजिएगा, भाजपा कांग्रेस देख के जो नहीं आता। गाइडलाइन दिया हुआ है, नहीं आप सुन लीजिए ना, आप बता लें, आप डॉक्टर हैं, अब तो सुन लीजिएगा ना, सुन लीजिएगा ना, ये प्रश्न का उत्तर तो सुन लीजिए। प्रश्न करते तो सुनने की हिम्मत भी रखे। अरे आप तो केवल राजनीतिक रंग देने के ही मनसा से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उत्तर सुनना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश से हमारे साथ कांग्रेस से अब्बास हफीज जी हैं। अब्बास भाई, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार ने निर्णय किस तरह से लिया? जैसे डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी कह रहे हैं कि ये हमारी सोच में गड़बड़ी है, 9 महीने बाद लगना चाहिए। केंद्र सरकार ने क्लियर कट कहा है, उसके बाद भी लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं, पढ़ते नहीं है गाइडलाइन को ढंग से। देखिए श्री जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति साहब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के। एक तरफ ये बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी, और दूसरी तरफ क्या ये सारी के सारी वो बात जो कह रहे हैं, क्या वो ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो दूसरे पूर्व मंत्री हैं उन्हीं की पार्टी के, उनके ऊपर कह रहे हैं? तो वो राजनीति क्यों कर रहे हैं कि राज्य अपने हिसाब से एडिशनल अतिरिक्त जो कर है, उस अतिरिक्त जो रेवेन्यू है उसको इस्तेमाल करे, वहां पर वो खर्च करे पैसा और उसको दे तमाम लोगों को, हर कैटेगरी को? तो ये विरोधाभास क्यों है? ये विरोधाभास इसलिए है, एक गलती जो है पूरी तौर के ऊपर केंद्र की सरकार की है। केंद्र की सरकार ने क्या फ्रंटलाइन वर्कर्स के अंदर पत्रकारों को जोड़ा है? बल्कि मुझे तो याद है जब मई का महीना था, अभी कुछ महीने पहले जब वैक्सीनेशन रोल आउट किया गया था, उस वक्त कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई थी, ये तक कहा गया था कि जो प्रदेश की सरकारें खास तौर पर नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो है वो अगर एडिशनल कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं, कोई एडिशनल कैटेगरी चाहे पत्रकारों को डाल रहे हैं या किसी और को डाल रहे हैं, वकीलों को डाल रहे हैं, शिक्षकों को डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास डोजेस नहीं है वैक्सीनेशन के और वो फिर हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। ये बात भी हमने सुनी थी। अब क्या डाल दिया केंद्र सरकार के ऊपर से, अभी भी राज्यों के ही हवाले है कि राज्य चाहें तो पत्रकारों को डाल दें, या राज्य चाहें तो वकीलों को डाल दें, या राज्य की सरकारें चाहें तो शिक्षकों को डाल दें, लेकिन केंद्र सरकार नहीं डालेगी। तो ये एक बड़ा विरोधाभास है। जैसा आज विरोधाभास हम कृष्णमूर्ति जी और ब्रजमोहन अग्रवाल जी की बात में सुनते हैं, ऐसा ही विरोधाभास पूरी सरकार में ये विरोधाभास कांग्रेस करती है। इसी वैक्सीन को मोदी वैक्सीन कहते थे कांग्रेस के लोग, सबसे बड़ा मोदी वैक्सीन कहते थे कांग्रेस के लोग, भड़काते थे लोगों को। बहुत इंतजार कर रहे हैं माननीय विधायक जी, हम इंतजार कर रहे थे आपकी बात पूरी हो जाए। कृष्णमूर्ति जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आज जब अमेरिका की सरकार, अमेरिका के राष्ट्रपति जी श्रीष जी ये कहते हैं कि हमारे देश में, मैं आह्वान करता हूं
कि तमाम लोग जो एलिजिबल हैं वो बूस्टर डोज जाके लगवाएं। वहीं पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ये कहती है कि अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ कैटेगरीज हैं इनको बूस्टर डोज लगेगा और बाकी सब जो है उनको नहीं लगेगा। तो ये सारा का सारा विषय है। फिर आप आगे की स्थिति गंभीर होते हुए देखते हैं और उसके बाद भी तैयारी नहीं है, मतलब सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी और सरकार ने तीसरी वेव की तैयारी में चूक कर दी और केंद्र की सरकार हमेशा की तरह राज्यों के ऊपर आरोप लगाने का काम शुरू कर चुकी है। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, जान नहीं बचेगी, आपकी जिम्मेदारी है। अब ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पुरानी बीमारी बन चुकी है। हम 2 साल पूरे करने जा रहे हैं कोरोना काल के और आज भी वही परेशानियां चल रही हैं, वही संकट चल रहा है। कब तक हम इस तरह के हवाले देते रहेंगे, राज्य सरकारों की गलतियां बताते रहेंगे, कभी हम पॉपुलेशन की गलती बताते रहेंगे। अपनी गलतियों से बचने का काम, अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को छिपाने का काम जब जब होगा तो ये बिल्कुल वैसा है शिरीष जी कि आपने जख्म को छुपा लिया और जख्म छुपाने के बाद नासूर बनता, उसका इलाज नहीं बनता। ये सरकार की तैयारियों की पोल खोलती है। निरंतर वैज्ञानिक कह रहे थे कि तीसरी वेव आने वाली है। आज हालात भयावह होते जा रहे हैं हर रोज, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के अंदर केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से परेशानी हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की वजह से परेशानी हो रही है? भुगतान जो है वो आम जनता कर रही है। मुसीबत अभी सिर्फ वकील हमारे साथी हैं, शिक्षक हमारे साथी हैं, पत्रकार हमारे साथी हैं, इन तक नहीं है, इनके आगे बढ़ती जा रही है। आम जन है, परिवार के परिवार हैं, उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उमेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं। उमेश जी, केंद्र सरकार के इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं और क्या राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से कोई गुजारिश करेंगे कि जो शिक्षक हैं, जो वकील हैं और जो पत्रकार हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर माना, जैसा पहले माना था वैसे ही मान के उनको जो बूस्टर डोज है वो लगाने के लिए या प्रिकॉशन डोज है जो वो लगाने के लिए आप कोई अनुरोध करेंगे पार्टी की तरफ से या आपकी पार्टी करने जा रही है? शिरीष जी, एक तो मैं बहुत विनयशीलता के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूं। केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, उसके लिए नागरिकों का विभाजन उनके दायित्वों के आधार पर किया नहीं जाता है। सरकारें जो होती हैं उनके लिए पूरे समाज जीवन में प्रत्येक विधा, प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाला जो नागरिक होता है वो समान रूप से सम्मानित होता है, समान रूप से उपयोगी होता है। हमारी राज्य सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, उनका दृष्टिकोण भी सबके प्रति समान भाव वाला है। हम शैलेंद्र वर्मा जी को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं कि वे अभिभाषक के रूप में समाज जीवन में अपनी भूमिका का निरूपण करते हैं, उनके साथी गण करते हैं। हमारे लिए वीरेंद्र दुबे जी भी उतने ही महत्वपूर्ण है कि वो समाज में शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, उनके साथी गण करते हैं। हमारे लिए डॉक्टर विनय जायसवाल जी भी उतने ही कीमती, उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कृष्णमूर्ति बांदी जी हैं। उनकी भूमिकाएं राजनीतिक दलों के रूप में भिन्न हो सकती हैं, पर समाज जीवन में उनकी दोनों की अपनी बहुत उपयोगी भूमिका है। वैसे ही अब्बास हफीज जी भी हमारे लिए उपयोगी। एक तो ये बात, तो हम इस तरह आधार पर विभाजन नहीं करते। अब आप समझ लीजिए कि कोई अतिरिक्त निर्णय करा गया, ऐसा नहीं है। एक प्रक्रियागत व्यवस्था है। जिस समय सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाया था या भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया था, और देश के लिए बहुत सौभाग्य का विषय था कि भारतवर्ष में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ, तो केंद्र की सरकार ने तय करा था कि जैसे जैसे डोज बनते जाएंगे, डोज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसकी एक रिसाइकलिंग की प्रक्रिया है शिरीष जी। वो ऐसा नहीं है कि हमने टोपी में से कबूतर डाला और खरगोश बनकर निकल जाएगा। एक प्रक्रियागत व्यवस्था थी। जैसे जैसे डोज की उपलब्धता आती चली गई, प्राथमिकताओं का निर्धारण करा गया। जिस समय पहली बार डोज लगाया गया था उस समय स्कूल बंद थे। जिस समय पहली बार डोज लगाया था उस समय न्यायालयों में काम नहीं हो रहा था। जिस समय डोज लगाया गया था उस समय फ्रंट लाइन पर कौन काम कर रहा था? तो मेडिकल फोर्सेस कर रही थी, पैरामेडिकल फोर्सेस कर रही थी, सफाई कर्मचारी मैदान में थे, पुलिस प्रशासन मैदान में था और नगर निगम का अमला मैदान में था। तो यह तय करा गया कि ये जो फ्रंट लाइन में रात दिन काम कर रहे हैं और कोरोना की दूसरी भयावह लहर के तत्काल बाद से काम कर रहे हैं, उसके पहले से कर रहे हैं, तो प्राथमिकता यह करी गई कि एक सिस्टम बनाया गया। वो प्रक्रियागत था। एक उस प्रक्रिया में यह तय करा गया कि प्रथम चरण में इनको फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में डोज लगाया जाएगा। फिर वो जो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुआ, वो जो पोर्टल पे अपडेट करा गया, वो पोर्टल का रजिस्ट्रेशन, वो पोर्टल का अपडेट यथावत है। जिस क्रम में उस समय हमने वैक्सीनेशन प्रारंभ करा था उसी क्रम में दूसरा वैक्सीनेशन होगा। जिन लोगों ने पहला डोज लगवाया उनको एक कालखंड के बाद 6 महीने के बाद दूसरा डोज लगाया गया। अब तीसरा बूस्टर डोज जो लगना है, प्रिकॉशनरी डोज जो लगना है, वो उसी क्रम अनुसार चल रहा है। यह क्रमानुसार चल रहा है, प्रक्रियागत चल रहा है।
केंद्र सरकार की कतई ये मंशा नहीं है। हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है। पत्रकार अपनी जान पर खेलकर कोरोना के उस संकट पर तैनात रहा। हमारे अभिभाषक मित्रों ने समाज जीवन में भूमिका निभाई। न्यायालय में काम नहीं हुआ था, पर उन्होंने अपनी समाज जीवन में उत्तरदायित्वों को जो था वो विस्मृत नहीं करा। शिक्षक बंधुओं ने तो मुझे लग रहा है कि अभी आदरणीय दुबे जी बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो या आरटीपीसीआर हो, उसमें भी मदद करिए। तो कहीं किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। अब्बास हफीज जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात को मानता हूं कि डोज है, उसकी बनाने की एक प्रक्रिया होती है और हम सब लोगों को बड़ा प्रसन्नता का विषय है। मुझे लगता है कि इसको तो राजनीति का विषय किसी को भी नहीं बनाना चाहिए और बनाया भी नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि भारतवर्ष वैक्सीनेशन के 100% लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। हमने दूसरा डोज लगभग 100% स्थिति को प्राप्त कर लिया है। अनेकों राज्यों ने प्राप्त कर लिया है। राज्य की इकाइयां कांग्रेस और भाजपा की बाद में होती है। राज्य की इकाइयों का जो उत्तरदायित्व तो सरकार का होता है वो जी शिरीष जी उमेश जी, बात का जो उत्तर है ना वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो रहा है और जो मुद्दा है हमारा वो ये है कि यदि जैसा कि आपने कहा क्रमानुसार हो रहा है। मैं सत्य बता रहा हूं सर। थोड़ा सा मुझे लगा कि उस प्रक्रिया को बताना पड़ेगा। मुझे लगता है 1.5 साल में सभी को उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी हो गई। कैसे सी प्रक्रिया है तो फिर मुझे लग रहा है कि बहस बेमानी हो जाती है शिरीष जी। जब उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी होती तो मुझे लग रहा है कि इस असमंजस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। चूंकि हम पार्टी के प्रतिनिधि हैं तो हमें अपने पक्ष का प्रतिपादन करना पड़ेगा। निश्चित रूप से एक नीति पर कतई संदेह किया ही नहीं जा सकता है शिरीष जी, क्योंकि केंद्र सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है और प्राथमिकता और प्रतिबद्धता के आधार पर उमेश जी, आज आप देखेंगे कि यह जो थर्ड वेव आई है ये इतनी कमजोर है कि 5 दिन के अंदर आइसोलेशन में व्यक्ति ठीक हो रहा है। अब हमारी प्राथमिकता, आखिरी बात श्री जी, मैं आपको सुनूंगा और आपकी बात को अनुपालन भी करूंगा। 60 वर्ष के लोगों को और बच्चों को इस समय प्राथमिकता के आधार पर डोज दिया जा रहा है। जिन लोगों ने पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन उमेश जी, उस रजिस्ट्रेशन, अब नया रजिस्ट्रेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा पोर्टल। जी उमेश जी, आपने खुद कहा कि 3-4 दिन में लोग थर्ड वेव से निकल जा रहे हैं। वो इसलिए हो पा रहा है कि उनको वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ है। अब जिनको जरूरत है, जो जिनका एक्सपोजर हो रहा है, उनके लिए तो जरूरत है ना। उसके लिए तो आपको मांग करनी पड़ेगी कि कम से कम ये वर्ग को ले लिया जाए। कोई बड़ी संख्या नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि केंद्र सरकार के सामने कोई बड़ा संकट आने वाला है उसके कारण। श्री जी मैं उत्तर दूं जी। श्री जी, मेरा निवेदन यह है कि एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, पोर्टल पे सारी चीजें अपडेट है, उसी क्रमानुसार हो रहा है और ये केवल कोई रेलवे के रिजर्वेशन का टिकट नहीं है कि हम इसको वीआईपी या सांसद का लेटर लगाकर कंफर्मेशन करवा ले। हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को देखा जाता है। ये सब जो है ये मेडिकल क्षेत्र के विशेषज्ञों का विषय है। मैं बहुत मेडिकल क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूं, पर सामान्य रूप से मैं जितना पढ़ता समझता हूं उसके आधार पर मैं आपसे निवेदित करना चाहता हूं कि एक सिस्टम है। 6 महीने बाद दूसरा डोज लगाया गया, 9 महीने बाद तीसरा डोज लगेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रमाण पूर्वक आश्वस्त करता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी करता हूं और केंद्र की सरकार की ओर से भी करता हूं कि जिनका सेकंड डोज। चलिए, हमारे साथ राजेश राज भी हैं जो IBC 24 के रिपोर्टर हैं। राजेश जी, इस निर्णय का पत्रकार जगत में किस तरह की प्रतिक्रिया है और आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से पत्रकार एक्सपोज होते हैं, जाते हैं और वो रिपोर्टिंग करते हैं फील्ड में, अलग अलग तरह के लोगों से उनका मिलना जुलना होता है, वो कितनी भी प्रिकॉशन रखें लेकिन उनको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, तो इस निर्णय से क्या फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल। तो इस निर्णय के बाद निश्चित रूप से पत्रकार का जो वर्ग है वो खुश नहीं है। राजधानी रायपुर की बात करें, तमाम पत्रकारों ने इससे नाराजगी जताई है क्योंकि सिर्फ पहली लहर या दूसरी लहर की बात नहीं है। शुरू से ही चुनौतीपूर्ण कामों में जूझता रहा पत्रकार वर्ग और जब फर्स्ट लहर की बात थी, राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी मानते रहे कि पत्रकार इस आपदा काल में काफी जान पे खेल करके अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने पहली लहर में भी उनको फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना। दूसरी लहर में भी जब सबके लिए ओपन हो रहे थे तब भी उनको प्राथमिकता नहीं दी गई और राज्य सरकार ने भी जब शुरू किया टीकाकरण तो शुरू के दिनों में उनको प्राथमिकता नहीं दी गई थी। बहुत अलग अलग मंचों पे पत्रकारों ने आवाज उठाई। कई पत्रकार इस कोरोना के चलते काल कलवित हुए हैं छत्तीसगढ़ में। तो
सबने कहने को तो जरूर कहा कि चौथा स्तंभ है, अपनी जान पे खेल करके जिम्मेदारी निभाते हैं। सरकार जो इस आपदा काल में कहना चाहती है उसको कवर करते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, अखबारों में भी पूरी की पूरी टीम लगती है और फिर वो जनता तक जाती है ताकि जो सरकार कहना चाहे इस महामारी के बारे में, जो व्यवस्था बनाना चाहे सरकार, वो जनता तक पहुंचे और सरकार का काम हो। लेकिन जो इसको करने वाली कड़ी थी पत्रकार, वो कभी उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहे और इस बात का मलाल पत्रकार को शुरू में भी था। लेकिन जब वैक्सीनेशन ओपन किया गया, मुझे लगता है जून की फर्स्ट वीक की बात है, उसके बाद से राज्य सरकार ने उसको फ्रंटलाइन वॉरियर माना और प्राथमिकता के आधार पर टीके दिए। लेकिन जब अब तीसरी डोज की बात हो रही है, बूस्टर डोज की बात हो रही है, तो आज भी सबसे ज्यादा फ्रंट पे काम करने वाले, चाहे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर की बात कह ले, अगर आप मानते हैं कि कोरोना ड्यूटी में लगा हुआ निगम का कर्मचारी अगर फ्रंटलाइन वर्कर है तो उतना ही महत्वपूर्ण काम पत्रकार भी कर रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करता है, रैली कवर करता है, जब भी सरकार शासन का कोई अंग अपनी बात कहना चाहता है वो उसमें जाता है, कंटेनमेंट जोन की हालत दिखाता है, अस्पताल की हालत दिखाता है, जो संक्रमित लोग हैं उनकी हालत दिखाता है, जो मेडिकल में लाइन लगा करके खड़े लोग होते हैं, जो उनके परिजन होते हैं उनकी भी हालत दिखाता है और कितने रिस्क में होते हैं ये पूरी दुनिया देखती है और समझती है। उसके बावजूद इनको प्राथमिकता न देना, तो ये बात पत्रकार भी समझते हैं और कहीं न कहीं उनके मन में मलाल है कि कहने को तो आप कह लेते हो कि चौथे स्तंभ है, हम बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, लेकिन जब आपको हमारी जान की परवाह करनी होती है तो महज कितने वो सवाल भी करते हैं। अब्बास हफीज जी के पास जाना चाहूंगा। अब्बास जी, आपने उमेश शर्मा जी को भी सुना है पूरी तरह से, उन्होंने कहा कि क्रमानुसार हो रहा है, वो पोर्टल में लेगा नहीं। श्री जी, सबसे पहली बात मेरी बस इतनी सी है कि क्या सरकार को पता नहीं था कि बूस्टर डोजेस की जरूरत पड़ेगी? जब दिसंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका के राष्ट्रपति ऐलान करते हैं कि सबको अनुमति है, सब जाके जो इसको लगाने के लिए अधिकार अब सही तरह से वो है वो उसको लगवाना चाहिए, जो पात्र है वो लगवाए जाके, तो फिर भारत के अंदर क्यों पात्रता के हिसाब से तैयारी नहीं की गई? ये स्थिति बनी क्यों? ये स्थिति इसलिए बनी कि पर्याप्त संख्या, पर्याप्त मात्रा के अंदर हमारे पास बूस्टर डोजेस अभी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे तो अगर आप कहेंगे तो हमारे साथ तीन प्रतिनिधि बैठे हैं 3 वर्गों के, लेकिन इसके अलावा भी आप अगर देखिए तो जो रेलवेज के कर्मचारी संघ हैं उन्होंने भी मांग करी है कि हम रोजाना बिल्कुल एक्सपोज होते हैं। एयरलाइन का स्टाफ जो है एविएशन के, उन्होंने भी मांग करी है और सबकी जायज मांगे हैं। लेकिन ये समस्या खड़ी इसलिए हुई है कि केंद्रीय सरकार ने वक्त रहते चुनाव की तैयारियां की, राजनीति में लगे रहे। लेकिन अगर ये तेजी से काम कराते, स्वास्थ्य विभाग तेजी से काम करता, तो शायद आज पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त संख्या के अंदर बूस्टर डोजेस होते और हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता ये किसको वंचित रखेंगे और किसको देंगे। कृष्णमूर्ति बांदी जी। हाँ, केंद्र सरकार ने पर्याप्त तैयारी नहीं की, ऐसा कहना अब्बास जी का। आपकी पार्टी चुनाव में लगी रही और इस बात का प्रमाण है, लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार की प्रायोरिटी चुनाव ही रही है। पश्चिम बंगाल उसका उदाहरण है। शिरीष भाई आप ही बोल लीजिए। शिरीष भाई, हमको बोलना अभी होता हमारा पूरा सरकार जान रहे हैं शिरीष भाई, आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, पूरा यूपी में ड्यूटी में लगा जा रहे हैं, ड्यूटी में लगे हुए। बात इतनी सी है, पहले लाइन पर मैं एक गाइडलाइन दिखा रहा हूं आपको, इसमें फ्रंट लाइन में सीधा सीधा एक इंडिकेशन सरकार ने दिया कि 1 जन बूस्टर डोज लागू होगा, जिसका 9 महीना कंप्लीट सेकेंड डोज से हो गया, वो कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा। सरकार इस बात को, देश का कोई भी नागरिक नहीं छूटेगा। शैलेश भाई एक शब्दों में बताएं, जिसका आज भी शुरू हो गया, जिसका 9 महीना वो निश्चित तौर पे लगवाना शुरू कर दे। अभी तो हम लोगों को लोग हाथ जोड़ जोड़ करके लेकर के आ रहे हैं, पैर पड़ कर लेकर के आ रहे, भैया आओ लगा लो करके। और ये हमको इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने का हमारे लिए भी अवसर है और लोगों को जिसका कंप्लीट हो गया, जिसका पोर्टल में आ गया, उसको शुरू कर लेना चाहिए, है ना। और इसको ये कथन नहीं करना, पहले जैसे कथन होता था, अरे यार ये तो मोदी जी का वैक्सीन है, हम कैसे लगाएंगे, लोग छत्तीसगढ़ में तो मर रहे हैं करके लगाते नहीं, कितना अफवाह फैला के रखे। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसके जो मुख्य बिंदु है, उसमें एक बिंदु ये है कि राज्य ने जिसे फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कि टीचर, एडवोकेट, रिपोर्टर को माना था, को कोविन
पोर्टल के आधार पर FLW नहीं माना गया है, अर्थात इन्हें प्रिकॉशन डोज एहतियाती खुराक नहीं लगेगी। बस मुझे बोलने दीजिए प्लीज, इसको मैं इसी को परिभाषित कर देता, इसी को बात कर दीजिए, परिभाषित कर दीजिए। देखिए शिरीष भाई, ये जिन लोगों को अभी टाइम फ्रेम में सबको लेके आ गया है कि हमें 9 महीना जिसका सेकेंड डोज लग गया, कोई भी हो, फ्रंट लाइन वर्कर हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, जिसका 9 महीना सेकंड डोज हो गया, हम सभी को लगा लेना चाहिए। ये हम सबकी प्रायोरिटी। अब किसी का 7 महीना हुआ है, किसी का 6 महीना होगा, उसके लिए तो टाइम टेकिंग है ना, कि उसको एक टाइम में आने दी जाए, क्योंकि ये गाइडलाइन भारत सरकार से जारी होती है और हम सबके हितों में जारी होती है। हम इसको गलत ढंग से परिभाषित करके हम उस वैज्ञानिकता को चैलेंज करके तो नहीं कह सकते। पहले तो कांग्रेस के लोग वैज्ञानिक को भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते, उनके ऊपर भी आरोप लगाते थे। ऐसा नहीं है, अभी केवल एक ही शर्त है, 60 साल हो गया, हमारा 9 मंथ हो गया, हमें लगा लेना चाहिए। इसकी प्राथमिकता अभी से शुरू हो गई है। हर एक नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम सबको लेकर के जाएं, और मेरा विश्वास है शिरीष भाई, कोई भी छूटेगा नहीं। सबकी प्राथमिकता, जिसकी टाइम आ गया है वैक्सीनेशन, डॉक्टर विनय जायसवाल जी, शुरू हो चुका है, हमें लगा लेना चाहिए, बूस्टर डोज लगा लेना चाहिए। जिस बात को बोल रहे हैं उनसे एक बात पूछिए गांधी जी से कि 25 साल का जो व्यक्ति होगा, वो कोई भी हो, किसी कैटेगरी का ना हो, अगर 9 महीने उसने दूसरे डोज को लगाया, उसका हो गया है, तो क्या उसको अभी बूस्टर डोज लगेगा? अभी जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की, डॉक्टर साहब 60 साल भी उम्र आवश्यक है। आप पहले उस गाइडलाइन में देखें 60 साल, तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है आप बार बार? वो भी आवश्यक है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, और उसको भी रखना, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एज ए डॉक्टर मैं पिन पॉइंटेड बोल रहा हूँ, एज ए डॉक्टर पिन पॉइंटेड बोल रहा हूँ लोगों को, या तो आपने 25 जिसने सेकंड डोज ले लिया है, मेरी बात सुन लीजिए, और शुरू से वैज्ञानिक तरीका जो है, डोज ले चुका है, केंद्र की सरकार ने जो सेकंड डोज ले चुका है, अथवा या ताली बजाने की बात जो सेकंड डोज ले लिया उसका 9 महीना उसको लगाना चाहिए, या दिया जलाने की बात हो, अगर डॉक्टर साहब आपका 60 साल उम्र तो हुआ नहीं है, तमाम जो अवैज्ञानिक तरीके हैं, आपका 60 साल उम्र नहीं हुआ है डॉक्टर साहब, और आपका सेकंड डोज का 9 महीना हो गया, तो लगा लीजिए। आपदा है, इसमें अपनाने का काम किया है, ये भ्रम पैदा करने का काम आप ही का है, आप ही लोगों का है। अपने हमेशा की तरह भ्रम पैदा करना, लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा करना, ये आप लोगों का इतिहास रहा है। अवसर को तलाशते हैं, ये तो माननीय मोदी जी केवल भ्रम पैदा करना कांग्रेसियों का इतिहास रहा है, और अभी भी करते आ रहे हैं, पहले भी करते रहे। आप उसको डॉक्टर रूप में बताएं, जिसने भी तलाश किया है केंद्र की सरकार ने, जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं मोदी जी के, आपदा को भी तो अवसर में, आपदा को भी तो अवसर में बदले हैं। अरे जी, हमने भी तो, सुन लीजिए जी, अरे सुनिए बादी जी, भारत देश जो है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। इसके बाद भी जो अभी उमेश जी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के, उसका लाभ पूरे देश को मिला। हम लोगों ने ये कैटेगरी बनाया है, ऐसे ऐसे होगा, तमाम जो बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा कहानी बोला। अरे आप अपनी कमियों को क्यों नहीं स्वीकारते हैं? जब देश में इतना सारा वैक्सीन कहानी बोल रहे हैं, उसको आप दूसरे देश में उसको कहानी इंपोर्ट करने, एक्सपोर्ट करने का काम किया है। ये सब आप क्यों नहीं ये सब बातों को क्यों नहीं बताते कि अपनी वाहवाही करने के लिए, अपने पीठ को थपथपाने के लिए आपको बुरा लगा क्या? आपको बुरा लगा क्या? हमारे देश के पूरे लोगों को, इन सब बातों को बताइए ना। भारत के लोगों ने पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेशन किया, इतना बड़ा कोरोना का हमने दूसरे देशों को भी मदद किया। कितने जगह फैलिए, उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उमेश जी, दूसरे देशों को भी मदद किया। अरे गांधी जी, कितने जगह, कितना उमेश जी, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने, चूंकि मैं बहुत संसदीय नवंबर में पहला, डॉक्टर साहब मैं शिरीष जी थोड़ा सा संसदीय प्रणाली में भरोसा रखता हूं और धैर्यपूर्वक सभी को सुनता हूं। चूंकि डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने मुझे कोट करा है, तो मुझे लगता है कि विनयशीलता के साथ उनकी बात का प्रत्युत्तर देना चाहिए। एक तो उन्होंने जो प्रश्न डॉक्टर बांदी से करा था कि क्या 25 साल का व्यक्ति जिसके 9 महीने पूरे हो गए हैं उसको वैक्सीनेशन किया जाएगा,
डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आप 9 महीने का उसका रजिस्ट्रेशन का आप दूसरे डोज का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर भेजिए, उसको निश्चित रूप से लगाया जाए। विनय जायसवाल जी, राजा हरिश्चंद्र केवल आप नहीं है, आप एक तो आप में भाषाई विनम्रता नहीं है। मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब आप पर भाषाई विनम्रता नहीं है, और दूसरा देर और ताली बजाएंगे। मुझे लग रहा है आपको राजनीतिक झालबाजी ने बजा रहे। एक अंतरराष्ट्रीय नियमावली थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, अरे डॉक्टर हो यार, थोड़ा सा तो धैर्य पूर्वक सुनो। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की गाइडलाइन जिन देशों में चर्चा का उद्देश्य राजनीतिक वाद प्रतिवाद करना नहीं था। इस चर्चा का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के संज्ञान में ये बात लाई जाए कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको पहले माना गया था उनको मान लिया जाए और नई गाइडलाइन जारी की जाए, ताकि जो राज्य सरकार है उनके लिए भी आसानी हो और जो लोग ऐसे एक्सपोज हो रहे हैं इस तरह से संक्रमण के दौरान, उनकी हिफाजत हो सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।